बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम के साथ मैं सबीहा एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। तमाम सुनने वालों को सबीहा का पुरखुलूस आदाब। और आज अकेली नहीं हूँ, फूला जी को भी लाई हूँ। फूला जी, आपको भी मेरा आदाब। जी सबीहा बहनों को मेरा आदाब बहुत दिनों के बाद, और सबीहा आपको भी मेरा आदाब। जी बिल्कुल, आदाब आपको। वाकई में बड़े दिनों के बाद, मतलब दोनों एक साथ जो आए हैं। वैसे ये तो होता है कि कभी आपकी कोई तकरीर पहुंची, कभी मेरी गई आवाज उसमें, लेकिन यह है कि दोनों साथ साथ बड़े दिनों के बाद आज लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला था कि जहाँ पर खवातीन की सेहत की बात आती है ना, मैं दौड़ते चली आती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपने कुछ इस तरह का इंतजाम किया है कि बहनों के बारे में खास बातचीत की जा रही है, उनकी सेहत के बारे में। जी, तो मैं भी आई, मैंने कहा तो जब ये बात है तो मेरा होना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। बिल्कुल, जान है तो जहान है। देखिए अगर जान ठीक है तो सब कुछ खिला खिला है। और इसीलिए ये हमारी सीरीज भी है बज़्म ख़वातीन में। इसके तहत हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें अपनी बहनों तक पहुंचाते हैं जो उनकी सेहत की जामिन होती हैं। फूला जी जी बिल्कुल, ताकि वो भी अपनी सेहत के बारे में मोहतात रहें। बेशक आपने आज अच्छा इंतजाम किया है, क्योंकि देखिए अब सभी नया साल भी आ रहा है कि हम यही चाहते हैं कि नए साल में बहनें अपनी सेहत का इस तरह ख्याल करें कि उनको सारी बातें पहले से पता मालूम। बिल्कुल, यानी कि नए साल में टारगेट इस बार ये रखिए कि सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। और फूला जी देखिए, चूंकि जान है तो जहान है, सेहत की बातें हैं, तो यहाँ पर हमने डॉक्टर हिना थपलियाल को अपने साथ मदऊ किया है, जो हुकूमत दिल्ली की जानिब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जी, और जनकपुरी में ये अस्पताल है। तो डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं। आदाब डॉक्टर साहब आपको। आदाब जी हिना साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत सारी बहनें न सिर्फ पूरे भारत में आपको सुन रही हैं, हिंदुस्तान में, बल्कि जहां जहां उर्दू सर्विस सुनी जाती है वहां तक आपकी आवाज पहुंचेगी। जैसे कि सामीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है खवातीन में खून की कमी। वजूहात क्या है खून की कमी की, इसका बचाव क्या हो सकता है और इलाज के क्या क्या तरीके दस्तयाब हैं। फूला जी, आज इसी मौजू पर बात होगी कि खवातीन में ये बहुत बड़ा और आम मसला है कि खून की कमी हो जाती है। तो सबीहा, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है आज। तो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब, खवातीन में खून की कमी की वजूहात क्या हो सकती हैं? खून की कमी के काफी कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण होता है अगर खून सही तरह से ना बन पाए या किसी भी कारण से खून ज्यादा मात्रा में बह जाए या ब्लड सेल का बहुत ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाना। इस वजह से हम जो अनीमिया या खून की कमी बोलते हैं, ये हो सकती है। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने हमें जो ये रीजन बताए, बताए, उसमें से सबसे पहला आपने कहा कि खून का ठीक तरह से ना बन पाना। तो क्या ऐसी भी कुछ वजह होती है कि खून हमारा अच्छी तरह नहीं बन पा रहा? खून के बनने के लिए काफी तत्वों की जरूरत होती है, जैसे कि आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड। सो इन सब की कमी के वजह से अनीमिया हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में 90% लोगों में ये अनीमिया आयरन की कमी से होता है, और ये खासकर महिलाओं या बच्चों में ज्यादा होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, ये आयरन जो है ये हमें लेना पड़ता है आयरन, या ऑटोमेटिक बॉडी में होता ही है? इसके लिए क्या दवाई लेनी जरूरी है? आयरन वैसे किसी भी हेल्दी बैलेंस डाइट अगर आप ले रहे हैं, सब खाना सही से खा रहे हैं, तो आयरन बाहर के तत्वों से आता है और ये हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। अच्छा। जिस हीमोग्लोबिन का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन ले जाना, तो ये आयरन हमें मोस्टली खाने में मिलता है। तो ये जो खाना है, जैसे हरी सब्जियां, मेथी, पालक, सरसों या फल जैसे कि सेब, अंगूर, अनार, ये सब में डाइट से मिलते हैं। डाइट से आयरन मिलता है। पर अगर कभी आयरन की कमी हो जाती है तो हम इसको आगे से बढ़ा के भी दे सकते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में या इंजेक्शन के तौर पे इसको दे सकते हैं। इसके मुताबिक कि कितनी कमी है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस चीज से हम इसको रिप्लेस करें। जैसे कि आपने हेमोग्लोबिन का जिक्र किया, तो उसकी एक बाकायदा क्वांटिटी होती है कि एक हेल्दी इंसान में इतना HB होना चाहिए। तो ये क्या आयरन का भी ऐसा ही कोई पैमाना है जिसपे हम कि इतना आयरन है बॉडी में, इसको भी नापा जाता है क्या? आयरन को भी नापा जाता है, जिसके लिए हम आयरन स्टडीज करते हैं। एक्चुअली जब हम किसी को सोचते हैं किसी को अनीमिया हो सकता है, तो हम उसके ब्लड के टेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम उसका हीमोग्लोबिन लेवल देखते हैं, और भी
आरबीसी काउंट देखते हैं और भी पैरामीटर देखते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं इसको अनीमिया है। जब हमें वो चीजों में खराबी मिलती है तो हम फिर आयरन प्रोफाइल नाम का टेस्ट कराते हैं जिसमें हम ब्लड में आयरन के लेवल्स देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आयरन की कमी के वजह से हो रहा है अनीमिया, या विटामिन B12 की, या किसी ब्लीडिंग के वजह से अनीमिया हो रहा है। उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। डॉक्टर साहब, एक हेल्दी इंसान के लिए कितने पॉइंट HB होना चाहिए, खासकर लेडीज का? लेडीज का मोटा लेडीज का हीमोग्लोबिन अराउंड 11 ग्राम पर DL होना चाहिए। 11 ग्राम्स जी। अगर इससे कम होता है, 10 से 11 ग्राम के अराउंड होता है, तो हम माइल्ड एनीमिया बोलते हैं, जिसको हम हेल्दी डाइट से सप्लीमेंट करने को बोलते हैं या ओरल आयरन दे देते हैं। ठीक है। पर अगर 9 या 10 के बीच में हो तो मॉडरेट एनीमिया होता है। इसमें हम इंजेक्टेबल आयरन भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी जो आयरन स्टडी में आयरन का लेवल आया है, तो हम इंजेक्शन, बहुत कम होगा तो हम इंजेक्शन के थ्रू आयरन देंगे। और अगर 8 के अराउंड होगा तो ये बहुत गंभीर और सीरियस अनीमिया होता है। इसको हम लोग फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो खून की कमी है, जो आपने कहा कि ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है, अगर इतना कम हो गया HB, तो ये हमारे लिए किस हद तक खतरनाक है, महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए? 8 से कम जब अनीमिया होता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। हर जगह, जैसे हमारे ब्रेन्स, हार्ट, लंग्स, ये सब में ऑक्सीजन की कमी के वजह से जोर पड़ने लगता है और वो फेलियर की तरफ जाने लगते हैं। तो इसके वजह से अगर अनीमिया बहुत सीवियर हो जाता है तो जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले तो फूला जी, मुझे लगता है कि हमें हमारी ग़िज़ा के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल, 12 महीने ऐसी चीजें खाएं हम, यही हमारा टारगेट है बस 2019 का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हरी सब्जियों पर आप पूरा ध्यान दीजिए जिनसे आपको मिल रहा है आयरन। बिल्कुल, मुझे नहीं, सिर्फ आपको भी, सबको हमें ध्यान देना है, हम सबको, कि हमें दवाओं की जरूरत ही ना पड़े। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जब अगर 8 से भी कम हो, 7 पॉइंट या 6 पॉइंट हो, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नौबत आएगी तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हमेशा रिस्क होते हैं, बस अब हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है। पहले थोड़े इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते थे, जो ब्लड से ब्लड इन्फेक्शन जाते हैं, जिसके कॉमन हमें HIV पता है, हेपेटाइटिस पता है। पर अब क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग थोड़ी बेटर हो गई है तो ये इन चीजों के चांसेस कम होते हैं। फिर भी क्योंकि किसी भी फॉरेन चीज को, किसी और का खून चढ़ रहा है किसी में, तो रिएक्शन के चांसेस होते हैं, जिसके लिए ये हॉस्पिटल सेटअप में ही होता है कि जिससे कि कोई रिएक्शन हो तो हम उसके कंट्रोल कर सके। पर ये चीज में हम ये देखते हैं कि किस चीज की जरूरत ज्यादा है। तो अगर खून की, इसलिए ही खून 8 से कम हीमोग्लोबिन पे ही चढ़ाया जाता है या कोई फेलियर में हो, क्योंकि हम अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते। पर ये हम देखते हैं कि रिस्क ज्यादा है या फायदा ज्यादा है। अगर फायदा ज्यादा होता है तब हम फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाते हैं। तो अगर हम आयरन के टैबलेट्स लेते हैं, अगर 8 से 9 या 10 हो, तो उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स? आयरन टैबलेट्स से थोड़ी गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है। वो दोनों चीजें कॉज कर सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज या डायरिया, लूज मोशन, ये सब हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, ये डिपेंड करता है, आयरन का फॉर्मुलेशन होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उन पे डिपेंड करता है, या पर्सन की इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी, मतलब कैसा उनका मेकअप है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी को कब्ज होगी, किसी को जलन होगी पेट में आयरन खाने के बाद। आयरन खाली पेट नहीं लेना चाहिए इसी वजह से, और कैल्शियम के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है कैल्शियम। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब हम आयरन सप्लीमेंटेशन ले रहे हो। तो मतलब दोनों चीजों से साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो इससे बेहतर होगा कि वो स्टेज ही ना जी, बिल्कुल, आपने पहले फरमाया कि हमको दवा की नौबत ही आने नहीं देनी है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी है, जो हमारी एडोलेसेंस पीरियड में लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज्यादा एनीमिक होती हैं और उस स्टेज में, उस उम्र में बहुत ज्यादा खून की कमी, डॉक्टर्स भी बताते हैं, कई बार जाहिर में देखने में भी लगता है कि बिल्कुल सफेद पड़े हुए हैं, बहुत कमजोर हैं। तो उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए 13-14 साल की उम्र में है, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि माँ उनकी जो है वो किस तरह से ध्यान रखे, कैसे उस कमी को पूरा किया जाए? देखो, सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि हम लोग सोचते हैं बच्चे हेल्दी खाना खा रहे हैं, पर एक्चुअली में खा क्या रहे हैं वो उस चीज पे बहुत ध्यान देना होता है कि ये हरी सब्जियां, फल, ये सब अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। खजूर, अंजीर, ये सब में भी बहुत होता है। बच्चे को जरूरी नहीं है कि हरी सब्जियां ही अच्छी लगे, इसको हम फल से भी दे सकते हैं, सेब, अंगूर या ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता,
ये मूंगफली, इन सब में गुड़, इस सब में बहुत मतलब बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी डाइट हो, जिससे कि उस पे भी इतना ना हो कि हरी सब्जी बना दी रोज वाली बात, उसको भी पसंद आएगा, उसको ये सब चीजें पसंद है, डिफरेंट चीजें बना के, डिफरेंट चीजें। देन दूसरी चीज ध्यान रखना चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। हाँ, और ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार तो पता ही नहीं चलता कि उसको अनीमिया है। अब बच्चे को ज्यादा थकावट, या औरत को भी किसी को बहुत थकावट हो रही है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा या ध्यान नहीं दे पा रहा, पढ़ाई में कमजोर है, तो कारण क्या है? एक बार साल में एक बार ब्लड टेस्ट करवा देना चाहिए, खुद का या बच्चों का, ये देखने के लिए कि कहीं अनीमिया तो नहीं है। जब पता लगेगा तभी तो हम कुछ करेंगे उसके बारे में। और बाकी बच्चों को तो यही सलाह होती है कि ज्यादा जंक फूड नहीं खाना, और घर का खाना, अगर आप घर का बैलेंस खाना खाएंगे तो आपको कभी नहीं होगी, अनलेस आपके पास कोई और कारण हो जिस वजह से अनीमिया हो रहा। खाना तो एक तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है इरेगुलर पीरियड्स होना, या बहुत ज्यादा पीरियड्स होना, फ्लो होना। इस कारण के वजह से एडोलेसेंट गर्ल्स को बहुत ज्यादा अनीमिया के चांसेस हो जाते हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। या बच्चों में तो अगर पेट में कीड़े हों और ब्लीडिंग हो रही हो उसके वजह से, पेट के कीड़ों के वजह से, तो उसके वजह से भी अनीमिया हो जाता है। तो इसके लिए हम डीवर्मिंग कराते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने तो 6 मंथ में डीवर्मिंग की कैंपेन भी शुरू की है, जो सरकारी स्कूलों में वो एक टैबलेट देते हैं जिससे कि पेट के कीड़े खत्म हो जाएं और ये अनीमिया के चांसेस कम हो। तो ये चीज में अगर ऐसी कुछ लगता है कि अगर हमारी बेटियों को या हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि पीरियड्स हैवी हो रहे हैं या प्रॉपर नहीं हो रहे, तो एक बार डॉक्टर को जरूर मिलें, और प्लस आयरन सप्लीमेंटेशन फिर लें, क्योंकि अगर हैवी पीरियड्स होते तो बहुत जल्दी आयरन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये किस वजह से ज्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं, इसकी क्या वजूहत है? हैवी पीरियड्स तो किसी का मेकअप, जेनेटिक मेकअप भी होता है वैसा कि किसी को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पर एक आयरन की कमी के वजह से कम पीरियड होना या ज्यादा पीरियड भी होना, ये भी हो जाता है। और बाकी और भी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि थायराइड की डिफिशिएंसी या ज्यादा, उससे भी हमारी ब्लीडिंग ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। बाकी और भी चीजें जैसे फाइब्रोइड रसोली बोलते हैं जो यूट्रस में होती है, इस सब की वजह से भी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो हमारा फिर हम मेन एम होता है कि हम डॉक्टर को विजिट करें, कंसल्ट करें, जिससे हमें पता चले कारण क्या है और इसके लिए हम लोग कुछ स्टेप ले सकें ठीक करने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने जो सिम्टम्स बताए कि खून की कमी, क्योंकि आमतौर पर पता नहीं चलता जब तक 5, 6, 7 पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो हम ये ध्यान ही नहीं देते कि शायद कमजोरी किस लिए आ रही है। तो इस सूरत में इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये सिम्टम्स जो आपने बताए कि खून की कमी के सिम्टम्स, एक बार फिर बताइए कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और खास तौर पर ये जैसे बच्चियों का आपने बता दिया कि वो थकन महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा ठीक तरह से, कुछ इस तरह की चीजें होंगी। थोड़ी बड़ी उम्र की लेडीज हैं, उनमें किस तरह की तब्दीलियां महसूस होंगी? जैसे कि 40 क्रॉस कर चुके, 50-40 के आसपास में बीच में है, तो उसमें भी कुछ ऐसी निशानियां हमें नजर आएंगी जिससे हमें पता लगे कि खून की कमी हो रही है? एक्चुअली जो अनीमिया के लक्षण है वो बच्चों में, बड़ों में, महिलाओं में, पुरुषों में, सब में एक ही तरह से प्रेजेंट करता है। अच्छा। जैसे कि थकावट, चिड़चिड़ापन, मन नहीं लगना, पीलापन आना, सफेदपन आना, आंखों के नीचे जो कंजंक्टिवा बोलते हैं उसका सफेदपन, या नाखून के नीचे सफेदपन, या हथेली में सफेदपन। इन जनरल सफेदपन, किसी का चेहरा हम बोलते हैं बिल्कुल सफेद ही लग रहा हो, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान गोरा ही है इसलिए सफेद लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसे अनीमिया हो इसलिए इतना पेल जो हम बोलते हैं सफेद हो गया हो। तो ये भी हम किसी को देख के, बाकी गंभीर रूप में तो ये अनीमिया सांस फूलना, धड़कन तेज होना, बेहोशी, चक्कर, इस सब में भी प्रेजेंट करता है। और अगर अनीमिया बहुत टाइम से चलता है तो डिप्रेशन भी हो सकता है। मतलब काफी संजीदा बीमारी है ये। मतलब सिर्फ ये सोच करके थोड़ी खून की कमी है, क्योंकि उमूमन जो बहनें हैं वो अपनी जिम्मेदारियों में इतनी घिरी हुई होती हैं कि वो इसे सीरियस नहीं लेती। उन्हें लगता है कि हाँ थोड़ा सा ठीक से खा लेंगे, आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बल्कि होना ये चाहिए कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और बाकायदा आपका चेकअप हो,
ताकि पता चले कि क्या स्टेटस है, एनीमिया है? बिल्कुल सही फरमाया सभी आपने, और बहनों को हम यही नसीहत कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अगर आपने इलाज शुरू कर दी या दवाई शुरू कर दी, कितनी देर तक वो मेडिसिन लेनी है हमें, अगर एनीमिक कोई पेशेंट है तो? एक्चुअली जब हम आयरन की टैबलेट्स लेते हैं तो कम से कम 3 महीने तक लेते हैं। 3 महीने तक, जिससे कि जो हमारे आयरन जो खून में वो तो बड़े ही बड़े, पर जो स्टोर्स हैं, आयरन के स्टोर होते हैं बॉडी में, वो भी रिप्लेनिश हो जाए, वो भी बढ़ जाए, जिससे कि आगे के लिए भी बेहतर रहेगा कि खून बनता रहेगा। इमीडिएट सिर्फ 1 महीना या 2 हफ्ते खा के इसमें कुछ हीमोग्लोबिन लेना फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में जो रीजंस बताए थे उस पर एक पर हमने तफसील से बात कर ली है कि खून ठीक तरह से ना बन पाना। दूसरा है कि किसी भी वजह से ब्लीडिंग हो जाना, वो हमें समझ में आता ही है कि कई बार चोट भी लग सकती है, हैवी ब्लीडिंग की पीरियड्स के दौरान आपने बात ही की। तीसरा आपने बताया था कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका ना बन पाना या ज्यादा उनका खत्म हो जाना, टूट फूट हो जाना। तो ये ब्लड सेल्स ना बन पाना, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, या फिर उनका टूट जाना, नशोनुमा ना हो पाना ठीक से, उसकी क्या वजह हो सकती है? उनकी ये सब अलग बीमारियां ही होती है, जैसे कि उनमें आती है थैलेसीमिया या एप्लास्टिक अनीमिया। इन सब में बोन मैरो की प्रॉब्लम की वजह से रेड ब्लड सेल्स या तो प्रॉपर साइज और शेप में नहीं बन पाती, जैसे कि वो ब्लड वेसल से जाती है तो नष्ट हो जाती हैं, या बोन मैरो बना ही नहीं पाता प्रॉपर। तो इनमें मोस्टली जेनेटिक हिस्ट्री रहती है, घर में किसी की फैमिली हिस्ट्री रहती है कि घर में किसी को पहले भी खून चढ़ता हो, या किसी की इस चीज से इन्फेक्शन हो रहा हो, रिकरेंट मतलब बार बार इन्फेक्शन हो जाता है ऐसे मरीजों को जिनको एप्लास्टिक अनीमिया होता है। उनकी तो तीनों चीजें नहीं बनती हैं, जो हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और आरबीसी, ये तीनों जो बोन मैरो बनाता है वो सब कुछ नहीं बन पाता है। तो ये सब बीमारियां कभी कभार अचानक से भी पता लगती है, पर मोस्टली इन लोगों की जेनेटिक हिस्ट्री होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अगर एनीमिक है प्रेग्नेंट लेडी, तो उस पर क्या असर होता है? प्रेगनेंसी में अनीमिया होने से कॉम्प्लिकेशन के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो आयरन और फोलिक एसिड, दोनों जो चीजें हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरत है, इसका सप्लीमेंटेशन करना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने तो वो नीली टैबलेट शुरू की है इसी चीज के लिए कि वो देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के दौरान हर चीज के लिए बढ़ जाती है। अब माँ और बच्चा दोनों का खून बन रहा होता है, इस वजह से जो माँ बच्चे के लिए तो बन जाता है, पर माँ की बॉडी पे जोर पड़ता है। तो अब जब डिलीवरी के समय बहुत ब्लड लॉस होता है, तो उसकी रिकवरी के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो पूरे पहले से ही उसका आयरन स्टोर अच्छा रहे। अब किसी के, आप सोचिए कि यंग एडोलेसेंट से किसी को अगर अनीमिया होगा, वो प्रेगनेंसी में उसके ऊपर और लोड पड़ जाएगा, ऐसे में उसके हार्ट पे तो जोर पड़ता ही है, और ब्लीडिंग के वजह से और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आफ्टर प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी पर आफ्टर डिलीवरी भी बोला जाता है कि 6 महीने तक आयरन खाएं, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, आपको ब्लीडिंग हुई है, इस वजह से आपके लिए आयरन स्टोर्स रिप्लेस करना बहुत जरूरी होता है। तो इवन वो 9 महीने प्लस 6 महीने और कम से कम आयरन खाना चाहिए। बहुत सही बताया आपने। और ये ज्यादातर बातें ऐसी हैं कि जो आमतौर पर तवज्जो जिसकी नहीं दी जाती है जब तक कि कोई सीरियस कंडीशन सामने नहीं आ जाती है। डॉक्टर साहिबा, एक सवाल और जहन में आता है कि जो दूध पिलाने वाली माएं हैं, क्या उनके अंदर भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि खून की कुछ? उनको तो आयरन और कैल्शियम दोनों का सप्लीमेंटेशन लेना होता है 6 महीने तक, क्योंकि अगर बच्चे को भी आयरन वहीं से मिल रहा है, जो दूध माँ के दूध से, क्योंकि वो तो सिर्फ 6 महीने तक सिर्फ दूध ही पिएगा। तो इस वजह से बहुत जरूरी होता है। प्लस उसके ऊपर लोड होता है, पहले से ही प्रेगनेंसी के दौरान जोर पड़ चुका है, डिलीवरी के दौरान पड़ चुका है, अब वो फीड भी करा रही है, तो उसके बॉडी मतलब रिक्वायरमेंट बड़ी भी होती है आयरन की बच्चे के। तो इस वजह से 6 महीने तक आयरन और कैल्शियम दोनों का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। पर गौर की बात यह है कि आयरन और कैल्शियम दोनों साथ में नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला था, उनमें गैप होना चाहिए, क्योंकि वरना तो आयरन का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो फिर फायदा ही नहीं होगा। आप खा भी रहे होगे और दोनों चीजें टैबलेट एक साथ खा लेंगे तो वो
आयरन का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो कितना गैप रहे आयरन और कैल्शियम? कम से कम 6 घंटे का गैप रखे। तो या तो इस तरह के एक सुबह ले लिया, एक शाम में ले लिया, कैल्शियम शाम में ले लिया और आयरन सुबह में ले लिया, ये बहुत सही है। वरना उमूमन क्या होता है कि दोनों एक साथ खा लेते हैं कि कभी भूल ना जाए हम इस वजह। और आयरन का अब्जॉर्प्शन अगर उसके साथ आप खट्टी चीजें जैसे नींबू पानी ये सब ज्यादा पिए, विटामिन सी वाली चीजें, तो आयरन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों को कमी के चांसेस होते हैं या जो लोग ऐसे प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी खा रहे हैं या जो अनीमिक है, उनको अगर वो विटामिन सी वाली चीजों के साथ खाएं या विटामिन सी की टैबलेट के साथ खाएं तो आयरन का अब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा बेहतर है वो अगर इस तरह का। तो डॉक्टर साहब बच्चे पे कोई असर तो नहीं पड़ता अगर कोई लेडी एनीमिक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस बच्चे पे कोई असर तो नहीं पड़ता है? एक्चुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसके साथ ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है। तो अगर औरत को, महिला को अगर अनीमिया होगा तो उसकी डेवलपमेंट, उसके ऑर्गन के बनने में परेशानी होगी और ब्रेन पूरी तरह से ठीक से नहीं बन पाएगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा हो। बाकी पैदा होने के बाद तो बच्चे का फिर और असर पड़ जाता है क्योंकि वो पहले से ही डिफिशिएंसी में मुब्तला है और बाद में भी उसको उतना नहीं मिल पाता है, तो फिर वो बच्चे थोड़े दिमाग से कमजोर भी हो सकते हैं। मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ही ध्यान देना है अपने खाने पीने का। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, तो अक्सर लोग जो घरेलू तौर पर जब बात होती है तो उनका भी यही मानना होता है कि थोड़े खून की कमी है। क्या ये भी खून की कमी है या कोई दूसरी वजह भी हो सकती है कि हाथ पैर सुन्न हो गए, थोड़ा फ्रीज सा हो जाता है कोई हिस्सा हाथ या पैर खास तौर पर? हाथ पैर सुन्न होना या झुंझुनाहट होना ये सब भी एक अनीमिया का साइन होता है। वो दूसरा टाइप ऑफ अनीमिया होता है मोस्टली, जिसको हम विटामिन B12 की डिफिशिएंसी बोलते हैं। अच्छा। ये डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। डायबिटिक पेशेंट में या वेजिटेरियन पेशेंट में ज्यादा, मतलब जो शाकाहारी पेशेंट हैं उनमें ज्यादा होता है क्योंकि और इसकी कमी से हमारे नसों पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से झिंझनाहटपन, सुन्न पड़ जाना या कुछ लोग बोलते हैं पैरों की तलवों में गरम गरम लगना, ये सब इस सब की निशानी होती है। तो यही जो हम जब टेस्ट कराते हैं अनीमिया के और आयरन लेवल्स और विटामिन B12 लेवल कराते हैं तो इसी से हम देखते हैं, फोलेट लेवल्स कराते हैं कि किस चीज की कमी है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसके सप्लीमेंटेशन देते हैं। तो आयरन की जो हमने बात कर ली थी, अब ये जो नसों की प्रॉब्लम प्रेजेंट करती है वो विटामिन B12 की डिफिशिएंसी। अच्छा। तो ये मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलता है। अच्छा। तो इसके लिए जो मोस्टली वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए हम विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन मेथाइलकोबालामाइन के नाम से आती है, या हम लोग B कॉम्प्लेक्स की ही टैबलेट दे देते हैं। अगर डिफिशिएंसी बहुत सीवियर हो तो इसके भी इंजेक्शन आते हैं, जो लोग बोलते हैं आमतौर में नसों की ताकत के इंजेक्शन, वो लगाते हैं। तो उसका भी एक शेड्यूल होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रिप्लेस करते हैं। पर अगर ये चीज बात है कि अगर आप शुद्ध शाकाहारी हो तो आपको B कॉम्प्लेक्स की टैबलेट खा लेनी चाहिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कौन सा नॉन, मतलब फिश वगैरह में होगा ज्यादा? सब चीज में ये फिश, चिकन, ये सब में है। अच्छा। उनको फिर ये कमी जो है ज्यादा नहीं कम होती है अनलेस कोई और कारण हो B12 डिफिशिएंसी का, पर ये मोस्ट कॉमन कॉज है ना। तो और अंडे वगैरह के बारे में क्या ख्याल है डॉक्टर साहिबा? अंडे तो वैसे कंप्लीट फूड होते हैं, प्रोटीन में हाई होते हैं, इनमें भी आयरन होता है, तो ये अच्छे होते हैं, अंडे तो खाने ही चाहिए। ये किस फॉर्म में लिए जाएं, बॉइल्ड हो या फिर फ्राई करके भी लिए, जिस तरह से भी जिसको जो पसंद हो? बेस्ट तो होता है बॉइल्ड ही अंडा, क्योंकि इसमें हम बॉइल्ड अंडा में तेल का इस्तेमाल नहीं होता और तेल हम इन जनरल हानिकारक ही मानते हैं, तो वो बेस्ट होता है। उसमें आपको कैलोरीज भी कम मिल रही है और पोषण भी ज्यादा मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, क्या वजह है आजकल जो बच्चियों में ना पीरियड्स, जो साइकिल का होता है महीने का वो पीरियड आना, वो आज कम एज की उम्र में आता है, इसकी क्या वजह है? ये सब स्टडीज ने माना है कि हमारे लाइफस्टाइल के वजह से काफी असर पड़ता है। खाने की ही बात है, खाने पीना, जंक फूड ज्यादा, और आजकल मैच्योरिटी भी बच्चों में बहुत जल्दी आ जाती है। जो हम प्यूबर्टी बोलते हैं, सिर्फ मेंसेस ही नहीं पर बाकी डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी बच्चियों में जल्दी आ जाता है। सब हार्मोनल, बहुत चीजों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है। बाहर देशों में तो जो चिकन है उनमें हार्मोन्स डाले जाते हैं, या गाय या इसमें भी हार्मोन डाल के बनाया जाता है, जो गाय ज्यादा दूध दे, उस दूध में भी वो। तो ये सब हार्मोन्स इन जनरल फिर हम जो खाते हैं उसमें भी आ जाता है। तो उस वजह से
ये डेवलपमेंट, ये जो हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जल्दी आने लग गया है बच्चों में। और फिजिकल भी कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं है बच्चों की, ज्यादातर वो कमरों में बैठ के मोबाइल हाथ में है या कंप्यूटर है साथ में। बिल्कुल, लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है ये भी वजूहात हो सकते हैं इस चीज की। तो डॉक्टर साहब फिर किस तरह का क्या करना चाहिए इस तरह की प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम से कैसे निजात दिलाएं? खून की कमी को कैसे हम, मतलब हमें डॉक्टर की, वैसे तो आपका खैर मकदम है, आप आई इतनी सारी बातें आप बता रही हैं, लेकिन हमें आम इंसान को डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हम ही अपनी सेहत की देखभाल कर लें और खून की इस कमी को कंट्रोल करके रखें। ऐसी सूरत में हमारा लाइफस्टाइल क्या हो, हमारा खान पान क्या हो, बस थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। खान पान में तो मैं जैसे पहले भी बोला कि हरी सब्जियां जैसे मेथी, पालक, सरसों, देन गाजर, चुकंदर, ये सब, बीन्स, ये सब में हमें बहुत ज्यादा मिलता है। चना जो होता है, जो हम सूखा चना होता है वो खाते हैं, उसमें भी गुड़ में, अंजीर, अंगूर, अनार, ये सब में खाने से हमारा आयरन लेवल अच्छा रहता है। बेसिकली अगर आप हर मात्रा में खाना ठीक से खाएंगे, मतलब घर का खाना और फल, सब्जियां, दाल, चावल, ये मतलब जो कंप्लीट फूड होगा, तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। जो हमारा इंडियन खाना होता है वो इस चीज के लिए प्रॉपर होता है कि दाल भी होती है, सब्जी भी होता है, गेहूं भी हम रोटी की तरह चावल खाते हैं। तो इस चीज में अगर हम वैसा डाइट फॉलो करेंगे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, सुबह से लेकर शाम तक एक औरत की ग़िज़ा क्या होनी चाहिए शॉर्ट में, जिससे हम हेल्दी रहे? सुबह जैसे नाश्ता लिया हमने, नाश्ते में क्या लेना जरूरी है? नाश्ते में आप अंडा ले सकते हैं, देन जूस, खजूर वैसे बहुत अच्छा होता है, खजूर में बहुत आयरन होता है जी। बाकी नाश्ते में तो बेस्ट होता है कि रोटी, सब्जी, दूध और अंडा, ये सब कुछ खाना, या एक फल, सेब, अनार, ये कुछ खाना, ये सब मतलब पूरे दिन में खा सकते हैं। नॉनवेज खाते हैं तो उसमें भी आयरन अच्छा होता है, विटामिन B12 भी अच्छा होता है। हरी सब्जियों में फोलेट होता है, आयरन तो होता ही है। तो एक कंप्लीट मील हो जाती है अगर आप ये सब खाते हैं दिन में कैसे भी। अच्छा, एक्सरसाइज का कितना रोल है इस फिटनेस में पूरी हमारी, क्योंकि बहनें बहुत कॉन्शियस है आज के डेट में है। और फिर एक जो खासतौर पर हमारी जो देहात वाली हैं, गांव में जो लोग हमें सुन रहे होंगे इस वक्त, उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से काफी अलग होती है। वो काफी घर के सारे काम खुद करती हैं, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं। हम तो घर और मशीनों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड। ऐसे में कितना जरूरी है कि हम अपनी फिटनेस पर कुछ वर्कआउट करें, कुछ टाइम उस पर भी स्पेंड करें। देखिए, जो फिटनेस होती है वो इन जनरल हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आयरन या हीमोग्लोबिन या अनीमिया नहीं, पर हर चीज के लिए अच्छा है, बीमारियों को दूर रखता है। और फिटनेस, अगर आपको अनीमिया है तो आप पूरे दिन थका ही फील कर पाएंगे। तब तो आप वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है अच्छा खाना खाएं, अनीमिया ना हो। और फिर हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, या 1 घंटा रोज अपने लिए किसी फॉर्म में एक्सरसाइज के लिए निकालें, जिससे कि हमारा और स्टैमिना बढ़े आगे काम करने के लिए। और ये सब तभी आएगा जब आपकी बॉडी आपका साथ दे रही होगी, और बॉडी तभी साथ देगी अगर आप अच्छा खाना खा रहे होगे। तो इन दी एंड ये सब लौट के वहीं आता है कि आप अच्छा खाना खाइए और थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए, जिसमें आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। और अगर आपके पास एक्सरसाइज का, वॉक का, ये सब का काम नहीं है, तो अगर आप घर का काम भी कर रहे हैं सारा, तो इसमें भी आपका बहुत ज्यादा वर्कआउट ही हो जाता है। एक तरीके से सब काम करना ही एक बहुत बड़ा वर्कआउट है। जी, डॉक्टर हिना थपलियाल साहिबा, आपने बहुत बातें बता दी हमें कि खून की कमी से क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सी सूरतें हैं जहां हम ये महसूस कर सकते हैं कि ये खून की कमी की तरफ जा रही है कोई भी एक खातून। और वजूहात के ऊपर भी फूला जी उन्होंने काफी बातें बताई हमें। और फूला जी, अब देखिए प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, बहनों से इजाजत लेने का वक्त है। और आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आपने भी बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में भी नहीं थे वो आपने भी डॉक्टर साहिबा से किए, और कुछ नई बातें और भी हमारे इल्म में आई। तो सामने में आपको एक बार फिर से ये बता दें हम कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर हिना थपलियाल मौजूद थी, जो कि हुकूमत दिल्ली की जानिब से हमारे साथ थी, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से तशरीफ लाई थी, जो कि जनकपुरी में है। और आज इन्होंने खवातीन में खून की कमी, वजूहात, बचाव और इलाज मौजू पर हमसे और आपसे गुफ्तगू की और बहुत सारी बातें
हमें बताएं। एक बार फिर से हम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की जानिब से डॉक्टर हिना थपलियाल के शुक्रगुजार हैं कि वो आई और उन्होंने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की। तो बहनों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम अब यहीं पर खत्म होता है। आइंदा प्रोग्राम में कुछ और बातें होंगी। आपसे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।